में रागी, जैसे आपने बोला, सेसमी सीड्स आर गुड सोर्स, टोफू इज अ गुड सोर्स, आलमंड्स आर अ गुड सोर्स अगर आप खा सकते हैं तो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ब्रॉडली आर वेरी गुड सोर्स। ये जो सारे ब्रॉडली सिम्टम्स हैं, लो बैक पेन जैसे मैं आपको बता रहा था, मसल फटीग, थकावट, ये सारी चीज़ें कैन हैपन बिकॉज ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी। फुटवेयर से बहुत सिग्निफिकेंट, सो बेसिकली ये सब कुछ थोड़ा मैकेनिकल है, ये गाड़ी की तरह बना हुआ है, तो आपके पैर कैसे पड़ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके घुटने पे कितना लोड आ रहा है, हाँ। आपके हिप पे कितना लोड आ रहा है, आपकी स्पाइन पे कितना लोड जा रहा है। एंड लोग मुझसे पूछते हैं कि फुट के पोजीशन से या जूते से इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है। द थिंग इज दैट यू आर वॉकिंग 10,000 स्टेप्स एवरी डे, सो इट इज कमिंग अंडर दैट लोड 10,000 टाइम्स एवरी डे। लोडिंग से मेरा मतलब है, जैसे लोग पूछते हैं कि चलने से क्या हमारी हड्डी स्ट्रांग हो जाएगी। सो चलना एक एक्टिविटी है, फिर दूसरी एक्टिविटी है लोडिंग। सो लोडिंग कैसे होती है, जैसे जॉग आप करते हो या जंप आप करते हो या ब्रिस्क वॉक करते हो, तब लोडिंग होती है। तो अगर नी पेन हो रहा है, चलने में दिक्कत हो रही है, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत हो रही है, बैठ के उठने में दिक्कत हो रही है, विच आर कॉमन प्रॉब्लम, तो डेफिनेटली ये एक साइन है कि आपको एक स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। अगर जैसे कुछ लोग वॉकिंग करते हैं, दे कैन ब्रिस्क वॉक, दे कैन जॉग एट द सेम स्पॉट, नॉट कोई रनिंग नहीं, जॉगिंग इज गुड। दे कैन डू स्किपिंग, दे कैन डू हॉपिंग, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। सिंगल लेग स्क्वाट्स आर वेरी वेरी गुड, उनसे बहुत बैलेंस ट्रेनिंग होती है। एजिलिटी ट्रेनिंग, डायरेक्शन चेंज, ये सब चीज़ें से बैलेंस ट्रेनिंग कराते हैं। फार्मर्स वॉक, बैक एक्सटेंशंस आर वेरी वेरी गुड फॉर दैट, प्लैंक्स आर वेरी गुड फॉर दैट। सुबह जब आप उठते हैं और आपको अगले 30 से 35 मिनट तक बॉडी जकड़ी हुई लगती है, टाइट लगती है, जब तक आप ब्रश करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, नहाते धोते हैं, तब तक बॉडी थोड़ी सी खुल जाती है, वार्म हो जाती है, एंड यू फील कि पूरा दिन बेटर था, पर सुबह मुझे मॉर्निंग स्टिफनेस थी। इट इज़ अ रेड फ्लैग, इट इज़ अ साइन कि आपको डेफिनेटली एक स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। तो वो एक साइन है कि या तो बैलेंस में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, या नीज में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, या लो बैक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, जिसकी वजह से आपका वॉकिंग डिस्टेंस ही कम हो गया। तो अगर आपका वॉकिंग डिस्टेंस कम हो गया है, आप एक टाइम पे एक सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे हो, जो ऑफन एज के साथ होता है लोगों के साथ, दोज आर साइंस कि आपको डेफिनेटली स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। कैफीन नेचुरली आपका यूरिन में कैल्शियम एक्सक्रीशन बढ़ाती है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा कैफीन इनटेक करेंगे मल्टीपल तरीक़ों से, कॉफ़ी, चाय, कोई कोल्ड ड्रिंक, तो इट इज़ अ प्रॉब्लम। बोन वीकनेस इज साइलेंट, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस यूजुअली एक साइलेंट डिजीज होती है, क्योंकि उसमें कोई सिम्टम नहीं होता। सिम्टम तब पता लगता है हड्डी टूट जाती है। इंडिया में इस वक्त 50 मिलियन से ज्यादा लोग ओस्टियोपोरोसिस या बोन लॉस से अफेक्टेड हैं। आपको बता दें कि रीसेंट स्टडी के हिसाब से हर 3 में से 1 औरत और हर 5 में से 1 मर्द जो है वो आगे चलकर कहीं ना कहीं हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम से सफर कर सकते हैं, और ये आंकड़ा बहुत डराने वाला है। इसके अलावा इंडिया में कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी जिस हिसाब से बढ़ रही है, वो भी हमें बतलाता है कि कैसे इंडिया में हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ रही हैं। लेकिन हम इस पर तब तक ध्यान नहीं देते जब तक बहुत ही ज्यादा सीवियर बोन लॉस ना होने लगे या बात बात पर फ्रैक्चर ना होने लगे। लेकिन हमारी हड्डियां जो हैं वो हम सभी के फाउंडेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसकी शुरुआत बचपन से ही हो जाती है, लेकिन एक उम्र क्रॉस करने के बाद हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। तो ऐसे में आज के इस स्वास्थ्य चर्चा में हम बात करेंगे बोन हेल्थ पर, कि कैसे हम अपनी हड्डियों को मजबूत रख सकते हैं, उसके लिए हम क्या प्रिवेंशन टिप्स जो हैं अपनी लाइफस्टाइल में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्या खा सकते हैं, क्या चीजें बंद कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी हड्डियों को सही सलामत रखना चाहते हैं लंबे समय तक, तो इस सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस सेशन के जरिए आपको बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर पुलक वत्स, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है ऑर्थोपेडिक सर्जन फोर्टिस हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मेघा, थैंक यू, एंड ग्रेट इंट्रोडक्शन, बहुत ही अच्छी इंट्रोडक्शन दी आपने, एंड इट इज द नीड ऑफ द आवर। ऑस्टियोपोरोसिस अवेयरनेस इज द नीड ऑफ द आवर, आई फील, एंड ग्रेट इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम चाहेंगे आपके जरिए हमारी ऑडियंस तक हम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है वो हड्डियों के बारे में पहुंचा सके। 100%। आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, हड्डी के डॉक्टर हैं, आई एम श्योर आपके पास आए दिन ऐसे बहुत सारे केसेस आते होंगे कि प्रॉब्लम लेकर के लोग आ रहे हैं हड्डियों से रिलेटेड। आप कुछ ऐसे हमें कॉमन
ऐसी प्रॉब्लम्स के नाम बता सकते हैं जो आज के समय में आपको देखने सुनने को ज्यादा मिल रही है अपने पेशेंट्स में, कि हाँ हड्डियों से रिलेटेड ये वाली जो बीमारी है वो अब बहुत ज्यादा बढ़ रही है, सो दैट हमारी ऑडियंस को एक आइडिया लग जाए एंड देन फिर हम अपनी कॉन्वर्सेशन उस हिसाब से बिल्कुल शुरू बिल्कुल। करें। तो बेसिकली एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन हमारा रोज का काम होता है बोन एंड जॉइंट वाले पेशेंट्स को देखना, जिनको हड्डियों में, जोड़ों में दर्द होती है या कोई प्रॉब्लम हो रही है। फ्रैक्चर्स एक उसका पार्ट है, और एक पार्ट है जो हम इलेक्टिव नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट्स करते हैं, वो उसका एक सिग्निफिकेंट पार्ट है। बट एक बहुत बड़ा पार्ट वो पेशेंट्स हैं जिनको रोजमर्रा में दिक्कत आती है कि सुबह उठे तो कमर में दर्द थी, द पेशेंट्स लाइक दैट। तो वो वाला एक ग्रुप है, जैसे लो बैक पेन इज अ कॉमन ग्रुप ऑफ पीपल हु सी अस। गर्दन में दर्द एक कॉमन चीज है जिसके लोग हमसे मिलते हैं। एड़ी में दर्द एक कॉमन चीज है जिसके लोग हमसे मिलते हैं। घुटने में दर्द एक बहुत ही कॉमन चीज है। यंग लोगों में भी, ओल्ड लोगों में भी अलग अलग तरीके से लोग हमसे मिलते हैं। तो दीज आर सम कॉमन प्रॉब्लम जिसके लिए लोग हमसे मिलते हैं। व्हाट आई हैव स्टार्टेड टू फील, मेरे को एक और चीज जो लग रही है कि लोग जिसके लिए हमसे मिलने लगे हैं, वो है अवेयरनेस ऑफ लो बोन डेंसिटी। उनको डर लगने लगा है कि मेरी मम्मी को हुआ था हिप फ्रैक्चर, मुझे तो नहीं होगा। सो पीपल आर स्टार्टिंग टू गेट अवेयर, लोगों को अवेयरनेस हो रही है, और ऐसे प्लेटफॉर्म से ही अवेयरनेस होगी। राइट, दीज आर द प्लेटफॉर्म्स जिनसे अवेयरनेस। बिल्कुल, इसलिए हमने सेशन को भी ऑर्गेनाइज किया है सो दैट हम और अवेयरनेस क्रिएट कर सके हमारी ऑडियंस के बीच में। तो आपने जैसे हमें ये कॉमन प्रॉब्लम्स बताया कि ये सारी दिक्कतें जो आजकल बढ़ रही हैं, स्पेशली जो है वो पेन वाली दिक्कत, तो हड्डियों से जब हम रिलेट करते हैं किसी भी चीज को, तो जो दर्द है वो एक कॉमन सिम्टम देखा जाता है। घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, बैक में पेन या गर्दन में पेन। तो ये पेन जो है हड्डियों में, ये जॉइंट्स में कब बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है कि प्रॉब्लम एकदम ऐसा लगता है कि अब जो है इमरजेंसी सिचुएशन बन चुकी है? थोड़ा सा उसको बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो दो चीजें हैं इसमें। एक चीज है बोन वीकनेस, और एक चीज है ऑस्टियोपोरोसिस, की हड्डी इतनी कमजोर हो गई है कि टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है। बोन वीकनेस इज साइलेंट, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस यूजुअली एक साइलेंट डिजीज होती है क्योंकि उसमें कोई सिम्टम नहीं होता। सिम्टम तब पता लगता है हड्डी टूट जाती है। बोन वीकनेस या ऑस्टियोपीनिया जो हम बोलते हैं, दैट इज वेरी वेरी कॉमन, स्पेशली लेडीज आफ्टर मेनोपॉज में बहुत ही ज्यादा कॉमन है वो चीज। एंड उसकी वजह से बहुत लोगों को बोन वीकनेस लगती है। बट ऑस्टियोपोरोसिस इज व्हेन द फ्रैक्चर स्टार्ट टू हैपन। तो इन दोनों में डिफरेंस है, इसलिए कई बार बोन वीकनेस की वजह से लोगों को पेन होता है, व्हिच इज अ कॉमन कॉज इन पीपल हु आर अराउंड 50s। बिल्कुल। अच्छा, आपने जैसे कहा कि औरतों में मेनोपॉज के बाद जो है ऑस्टियोपोरोसिस के जो मतलब केसेस हैं काफी ज्यादा देखे जाते हैं। सोशल मीडिया पे ना एक आजकल कुछ वीडियोस बहुत वायरल हो रही हैं कि मेनोपॉज के बाद जो औरतों को हैं, या उससे कुछ दिन पहले या कुछ समय पहले अपनी डाइट में कुछ ऐसे चीजें शामिल करनी चाहिए जिससे उनकी हड्डियां जो हैं वो मजबूत रहें। तो एक रेसिपी वायरल हो रही है, जैसे हमें बचपन से कहा जाता है कि दूध जो है वो अल्टीमेट सोर्स है कैल्शियम का, लेकिन उसके अलावा अदर फूड सोर्सेज भी हैं। तो एक रेसिपी जो वायरल हुई है वो है रागी और तिल की, कि रागी की रोटी आप तिल की चटनी के साथ खाइए, दैट इज वेरी गुड फॉर योर। That is a very nice recipe because both ragi and sesame are rich sources of vitamin D. So it is a very good recipe जो भी वायरल हुई है। बिल्कुल, लेकिन उनमें जो बोला गया है कि आप मतलब जो पेरीमेनोपॉज का फेज है वहां से खाना शुरू करिए। तो ऐसा है कि जैसे अगर हमारा मेनोपॉज 50s में आ रहा है तो हम 40 साल की उम्र से खाना शुरू करते तो हड्डियां सलामत रहेंगी, या बचपन से ही शुरू कर देना चाहिए सब चीजें? ये बहुत मुश्किल सवाल है, बट आई फील कि इट इज ए प्रिवेंशन का पार्ट है। अगर ये लाइफस्टाइल में आप ऐड कर पाए, रागी अगर आप अपने लाइफस्टाइल में कहीं पे ऐड कर पाए, नॉट एवरी डे बट वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक, मतलब यूजुअली वही होता है व्हेन वी टेल पेशेंट्स कि आप ये चीज करिए। पेशेंट्स इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आप रोज नहीं कर सकते वो चीजें ना, तो बट यू ऐड इट टू योर डाइट इन अ लॉन्गर टर्म। अब ऐसा वही अगेन मेनोपॉज से 2 साल पहले खाना शुरू करेंगे तो हो सकता है उतना असर ना आए, जबकि अगर आप 10 साल धीरे धीरे खाते रहेंगे तो इट इज मोर ऑफ अ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। साउथ इंडियन एक एक्टर है, आपने आई एम श्योर नाम सुना होगा, रामचरण। तो उनकी वाइफ है उपासना, उनकी भी एक वीडियो बहुत वायरल हुई है कि उनको किसी ने कहा था कि डाइट में रागी शामिल करो, तो वो अपनी बेटी को रोज जो है वो रागी का आटा जो है वो सर्व करती हैं घी के साथ, और उन्होंने भी ये चीज कही थी कि हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रागी जो है वो मिलेट का ही एक फॉर्म है जो आजकल काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है। हमने तो बचपन से दूध ही सुना है, तो इसके अलावा और ऐसी क्या चीजें हैं जो हम अपनी डाइट में अपने बच्चों को भी अभी से दे सकते हैं, सो दैट आगे चलकर उन्हें हड्डियों से रिलेटेड कोई दिक्कत ना हो? सो दूध सबसे पहले इज अ थोड़ा सा मिसगाइडेड सा चीज, बिकॉज दूध में 2 प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले a lot of people are lactose intolerant, वो उनको पता नहीं होता है, तो उनको दूध से गैस बनती है, सब चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, they don't, because it does not suit them.
एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी चीज है कि दूध अकेला बहुत अच्छा सोर्स ऑफ विटामिन डी नहीं है, प्रोटीन नहीं है ओवरऑल। तो अकेला अगर आप दूध पी रहे हो और ये सोच रहे हैं कि उससे सब कुछ सप्लीमेंट हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। सेकेंड चीज की और क्या खा सकते हैं, तो ब्रॉडली जो आप रोजमर्रा में खाते हैं उन चीजों में रागी, जैसे आपने बोला, सेसमी सीड्स आर गुड सोर्स, टोफू इज अ गुड सोर्स, आलमंड्स आर अ गुड सोर्स अगर आप खा सकते हैं तो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ब्रॉडली आर वेरी गुड सोर्स। फिर नॉन वेजिटेरियन फूड में डेफिनेटली देयर आर सोर्सेज, एंड देन द बेस्ट सोर्स इज सनलाइट। सो गेटिंग 15 to 20 minutes ऑफ सनलाइट इज, हम तो इंडोर ही रहते हैं, हम तो देयर इज जीरो सनलाइट एक्सपोजर इवन एज डॉक्टर्स हमारे लिए भी, तो इट इज अ प्रॉब्लम। सो ये चीजें इन एवरीडे लाइफ अगर ऐड करेंगे तो इन अ लॉन्गर रन विटामिन डी एटलीस्ट सस्टेन होगा, मेंटेन होगा। एफिशिएंसी की तो बात बहुत दूर की बात है, बिकॉज इंडिया ओवरऑल इज अ लो विटामिन डी डेफिशिएंसी, मतलब विटामिन डी डेफिशिएंट ही है। दिस इज अ शॉकिंग पार्ट आल्सो, क्योंकि इंडिया में इतनी ज्यादा मात्रा में हमें धूप मिलती है, उसके बावजूद भी लोग विटामिन डी से डेफिशिएंट पाए जा रहे हैं। आई थिंक चेंज ऑफ लाइफस्टाइल का पार्ट है वो। जैसे हमारे हमसे 2-3 जनरेशन पहले तक लोग फार्मर्स होते थे, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी का कोई सवाल ही नहीं था। बट अब हम इंडोर्स हो गए हैं, तो इट हैज चेंज्ड। चाइल्डहुड हैज चेंज्ड, मतलब बचपन लोगों का बहुत अलग है। चाइल्डहुड हैज बिकम वेरी सेडेंटरी, which जो एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी eventually। मतलब हम लोग काम करने के लिए भी निकलते हैं तो उस समय पर जब धूप नहीं होती है, और जब तक हम वापस आते हैं तब तक धूप चली गई होती है, तो हमें जो विटामिन डी की कमी वैसे ही रहती है। बिल्कुल। तो विटामिन डी और कैल्शियम ये दोनों कितनी ज्यादा जरूरी है हमारी हड्डियों के लिए, और अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारी हड्डियों से जुड़ी कौन सी बीमारियां हो सकती है? तो विटामिन डी और कैल्शियम दोनों बहुत जरूरी हैं, क्योंकि बोन का बेसिक माइक्रो स्ट्रक्चर जो है वो इनके ऊपर डिपेंडेंट है, उससे ही बनी हुई है हड्डी। तो बहुत जरूरी है एज रॉ मटेरियल, हड्डी का स्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत जरूरी है, हड्डी की स्ट्रेंथ के लिए बहुत जरूरी है। पर एक चीज जो और जरूरी है वो है लोडिंग। लोडिंग से मेरा मतलब है, जैसे लोग पूछते हैं कि चलने से क्या हमारी हड्डी स्ट्रांग हो जाएगी। सो चलना एक एक्टिविटी है, फिर दूसरी एक्टिविटी है लोडिंग। सो लोडिंग कैसे होती है, जैसे जॉग आप करते हो या जंप आप करते हो या ब्रिस्क वॉक करते हो, तब लोडिंग होती है। लोडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोन टू, उसको समझने के लिए कि मुझे कैल्शियम विटामिन डी से करना क्या है, बनाना क्या है, कहाँ डालना है इसको। तो अगर आप कैल्शियम विटामिन डी सफिशिएंट हो पर आप लोडिंग नहीं कर रहे हो, आपकी वॉकिंग कम हो गई है, लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो गया है, थिंग्स लाइक दैट, तो ओवरऑल आपकी बोन स्ट्रेंथ कम ही रहेगी। तो कैल्शियम विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट विदाउट लोडिंग उसका इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट अगेन यूज नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। तो किन चीजों से हो क्या सकता है अगर आप कैल्शियम विटामिन डी डेफिशिएंट है, तो ये जो सारे ब्रॉडली सिम्टम्स हैं, लो बैक पेन जैसे मैं आपको बता रहा था, मसल फटीग, थकावट, ये सारी चीजें कैन हैपन बिकॉज ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी। एंड इट इज अ प्रॉब्लम। हम विटामिन डी सप्लीमेंटेशन करते हैं पर फिर भी हमारा ओवरऑल लाइफस्टाइल में विटामिन डी इज वेरी वेरी लो। तो आजकल सप्लीमेंटेशन का भी बहुत ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं, लोग इवन खुद से ही जाकर के सप्लीमेंट्स खाने लग रहे हैं विटामिन डी के। 100% कि वो जो 60 के आईयूआई वाली आ रही है, जाकर के केमिस्ट स्टोर से ले लिया कि हाँ दे दो। तो ये कितना गलत प्रैक्टिस है खुद से जाकर के इस तरह के सप्लीमेंट्स लेना, कि उन्होंने, जैसे हम सभी जानते हैं कि हेल्थ पैकेजेस आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, तो हर साल लोग चेकअप कराते हैं, उन्हें दिखता है कि कैल्शियम विटामिन डी की कमी है, अच्छा चलो खुद से सप्लीमेंटेशन जो है वो शुरू कर दिया। ये कितनी गलत प्रैक्टिस है? देखिए, फॉर विटामिन डी पर से डेफिनेटली सेल्फ मेडिकेशन तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। इट इज अ सप्लीमेंट एंड इट शुड बी डन अंडर सुपरविजन ऑफ अ स्पेशलिस्ट। बट विटामिन डी स्टिल वेरी सेफ, तो इसलिए ओवर द काउंटर मिल जाता है इंडिया में, लोग ले लेते हैं। बट ज्यादा अगर ले लेंगे तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है डेफिनेटली। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इट इज नॉट गुड टू डू इट नॉट अंडर सुपरविजन, बट फिर भी इट इज ओवरऑल इतना ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं है कि रेगुलेटेड हो बहुत ज्यादा, तो लोग ले लेते हैं। इंडिया इज एनीवे विटामिन डी डेफिशिएंट, तो इसलिए मुझे लगता है कि सस्टेन ही करते हैं लोग। ठीक है। लेकिन अगर जैसे कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स जो हैं वो लोगों ने खुद से ले लिया और ज्यादा खा लिया, तो उससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? तो बेसिकली बहुत ज्यादा कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने से डेफिनेटली स्टोन्स हो सकते हैं, किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। कैल्शियम से और भी हाइपर कैल्शियम, देयर कैन बी प्रॉब्लम्स, तो डेफिनेटली ओवर डोजेज इज समथिंग जो बहुत अवॉइड करना चाहिए। करेक्ट। अच्छा, जैसे हम लोग अपनी लाइफस्टाइल की बात करते हैं, तो हम जैसे भी डाइट पर बात की, सप्लीमेंटेशन की बात की, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है हमारे फुटवेयर।
पूरा दिन हम अपने फुटवेयर पर ही रिलाई करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल तो किस तरीके के हम फुटवेयर्स पहन रहे हैं, क्या ये भी डिसाइड करता है कि हमारी हड्डियां कितने टाइम तक सही रहेंगी, सलामत रहेंगी? बिल्कुल। तो फुटवेयर से बहुत सिग्निफिकेंट, तो बेसिकली ये सब कुछ थोड़ा मैकेनिकल है, ये गाड़ी की तरह बना हुआ है। तो ठीक है। आपके पैर कैसे पड़ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके घुटने पे कितना लोड आ रहा है, लोड आ रहा है, हाँ। आपके हिप पे कितना लोड आ रहा है, आपकी स्पाइन पे कितना लोड जा हम्म, रहा है। एंड लोग मुझसे पूछते हैं कि फुट के पोजीशन से या जूते से इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है। बट द थिंग इज दैट यू आर वॉकिंग 10,000 steps every day, यस। so it is coming under that load 10,000 times every day. हम्म, And so आपने शू जैसे बोला, if you are a flat footer, हम्म, तो आपका जूता बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपका लोड सही से पड़े ताकि आपके जॉइंट्स लंबे चले यस। तो ताकि आप लंबे समय तक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जी पाओ। बेसिकली बाय द टाइम यू आर 60 एंड यू आर नॉट मोबाइल, दैट इज अ प्रॉब्लम। तो इसलिए जूता बहुत मैटर करता है टू मेंटेन अदर जॉइंट्स। आपका घुटना कितना बेटर रहेगा, आपकी लो बैक कितनी बेटर रहेगी, उसके लिए बहुत मैटर करता है। स्पेशली बहुत सारे लोग विच व्हाट आई हैव सीन इन प्रैक्टिस की बहुत सारे लोग फ्लैट फुटर्स होते हैं और उन्हें पता नहीं। फ्लैट फुटर्स की डेफिनेशन हम कैसे तो समझें? जब मिडिल आपकी जो पैर है उसके अंदर की तरफ एक आंच होती है जब आप हाँ, फुट रखते रखते हो, हैं तो बहुत लोगों की वो आंच फ्लैट होती है। when they put their foot it is flat on the inside, मतलब पूरा पैर उनका पूरा आ जा पैर रहा है। उनका फ्लैट जमीन पे लगता ठीक है। है। तो उससे आपके घुटने पे अलग तरीके से लोड पड़ता है which over time can cause knee pain. अच्छा। So अगर वो सही जूता पहने तो उनका नी is more better protected basically. तो कैसे चुने हम तो अपने लिए सही अब फुटवेयर? ना उसके लिए आपको एक्सपर्ट से मिलना पड़ेगा। बेसिकली समवन हैज टू सी एंड अंडरस्टैंड ओके। व्हाट काइंड ऑफ आपका जूता कैसा, आपका पैर कैसा है, उसके लिए क्या जूता हम्म। आपके लिए सही रहेगा। तो जैसे जो लड़कियां हैं हील्स वगैरह पहनती हैं, मॉडल्स या एक्ट्रेसेस, तो क्या उनमें ऐसा है कि आगे चल करके उन्हीं के घुटने खराब बेसिकली होंगे? अगर आप रिपीटेटिव यूज ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम करेंगे तो डेफिनेटली आप एक इंक्रीज रिस्क हैं। हाँ। इसमें कोई डाउट नहीं है। स्पेशली नैरो टो बॉक्स वाले लोग जूते पहनते हैं, स्पेशली फीमेल्स नैरो टो बॉक्स वाले बहुत सारे स्लीपर्स पहनती हैं, उनको टो इश्यूज शुरू हो जाते हैं। इधर दे हैव अ पेन अपने अंगूठे की साइड या फिर छोटी उंगली की साइड बिकॉज ऑफ द नैरो टो बॉक्स। उसको बनियन कहते हैं। अच्छा। तो वो शुरू हो जाता है, टो पेन शुरू हो जाती हैं, प्लांटर fasciitis शुरू हो जाता है। सो इट इज अ प्रॉब्लम फुटवेयर, स्पेशली नैरो टो बॉक्स वाले फुटवेयर, हाई हील वाले फुटवेयर प्रॉब्लम अगर आप रिपीटेटिवली लॉन्ग टर्म यूज करेंगे तो डेफिनेटली इट पुट्स यू एट अ हाई रिस्क ऑफ जॉइंट प्रॉब्लम। तो ऐसे में हमें जो मतलब चुनने चाहिए फुटवेयर, वो सॉफ्ट हो या फिर हार्ड हो? रेगुलर फुटवेयर में स्पेशली एक थोड़ा सा डीप हील बॉक्स होना चाहिए जिसके अंदर आपकी हील सिट इन करे। ठीक है। एक मिडिल आर्च होनी चाहिए जिसमें आपकी आर्च सिट करे। आगे से थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए। ठीक है। और टॉप भी सॉफ्ट होना चाहिए, आइडली मैश टॉप होना चाहिए, स्वेट टॉप होना चाहिए और सोल भी थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। तो स्पोर्ट्स शूज बेसिकली अगर आप सोचे तो नॉर्मली ऐसे ही होते हैं, इसी डिजाइन के होते हैं। तो जनरली गुड स्पोर्ट्स शूज आर अ गुड फुटवेयर वो अच्छे होते हैं। बिल्कुल। ओके। हमारे जैसे पहले घरों में जो पेरेंट्स थे या ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो कांटे वाली चप्पलें पहनते थे जो चुभती थी पैरों में। तो वो कहते थे कि ये बहुत अच्छा होता है हमारे जॉइंट्स के लिए। तो ये चीज सही है इस तरह के चप्पल पहनना? देखिए बेसिकली आई फील इट इज लाइक अ फुट मसाज। हाँ। ऐसा फील होता है फुट मसाज जैसा। इट इज गुड इन अ वे कि इट इज अ स्टिमुलस फॉर द फुट, फॉर द मसल्स, फॉर द इंट्रिंसिक मसल्स। उस सेंस में अच्छा है, बट डेफिनेटली बोन और जॉइंट पे इतना ज्यादा उसका कोई इम्पैक्ट असर ओवरऑल नहीं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर, जैसे कुछ टाइम तक लोग जो हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक केस स्टडी का हम आपसे बात करेंगे कि एक 32 साल का आदमी है, डेली वॉक करता था, जिम जाते थे, तो ही वाज फाइन। अचानक से एक दिन क्या हुआ कि जब वो सीढ़ियां चढ़ने लगे तो उनके घुटनों से आवाज आने लगी, हड्डियां चटकने लगी, तो उनको प्रॉब्लम होने लगी और उन्हें ऐसा लगा कि वो चल ही नहीं पा रहे हैं। तो क्या ये एक साइन है कि हाँ उनको शायद हड्डी से रिलेटेड कोई बीमारी है? क्योंकि पहले वो डेली एक्टिविटी अच्छे से कर पा रहे थे, चलने फिरने की, अचानक से उनको प्रॉब्लम होने लगी। तो क्या एक इशारा हो सकता है? डेफिनेटली। तो अगर नी पेन हो रहा है, चलने में दिक्कत हो रही है, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत हो रही है, बैठ के उठने में दिक्कत हो रही है, विच आर कॉमन प्रॉब्लम्स, तो डेफिनेटली ये एक साइन है, ये आपको एक स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। बिकॉज ये सारी प्रॉब्लम्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अक्यूमुलेट होती हैं धीरे धीरे। तो अगर आपको नी पेन जल्दी शुरू हो रही है तो दैट मीन्स दैट अगले 10-15 साल डिफिकल्ट होने वाले हैं एंड यू हैव टू प्रिपेयर उसके बाद क्या होने वाला है, क्योंकि दे प्रॉब्लम्स यूजुअली हैव टू बी मेंटेन्ड। इनको आपको मसल स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ेगी, हो सकता है थोड़ी दवाई लेनी पड़े, फिजियोथेरेपी करानी पड़े, थिंग्स लाइक दैट। बट डेफिनेटली दिस इज अ साइन कि आपको एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
ठीक है। हमारे इंडियन कल्चर में ना बैठने के कॉन्सेप्ट ज्यादा हैं। जैसे हम्म हम लोग पहले भी घरों में देखते थे तो हम नीचे जमीन पर पलाथी मारकर बैठ करके खाते थे, या हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज बैठ करके ही होती हैं। बट आज के समय में हमारे पास टेबल चेयर का कॉन्सेप्ट है, तो अब हम टेबल पे बैठते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, वहां पे बैठ करके खाते पीते हैं। तो ये जो शिफ्ट आया है, ये आपके हिसाब से सही है हमारी हड्डियों के लिए, या जो हमारा पुराना इंडियन कल्चर था कि जमीन पर नीचे बैठ के खा रहे हैं वही ज्यादा सही था? तो ये थोड़ा बेसिकली मुश्किल और कंट्रोवर्शियल सवाल है। तो दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पे ठीक हैं, ओके। पर डेफिनेटली अगर आपको नी पेन है तो आपको नी बेंडिंग बियॉन्ड 90 डिग्रीज जो अकड़ू बैठने में या चौकड़ी मार के बैठने में होता है वो अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको नी पेन है और आप वो कर रहे हो तो देन आप नी पेन को बढ़ाओगे अपने, मतलब प्रॉब्लम्स विल इंक्रीज। इफ यू अगर आपको नी पेन नहीं है, अगर आप हेल्दी हो, तो नॉर्मली डेफिनेटली नीचे बैठने से आपकी मसल्स जो स्ट्रेच होती हैं, टेंडोएक्लिस टेंडन होता है आपकी काफ के पीछे का टेंडन जो स्क्वाटिंग में स्ट्रेच होता है, दे आर ग्रेट पोजीशंस फॉर अ लॉट ऑफ मसल्स टू गेट स्ट्रेच्ड। तो अगर नी पेन नहीं है तो ये बहुत अच्छी चीज है, बट अगर नी पेन है तो डेफिनेटली आपको अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है। ऐसे में टॉयलेट का भी कॉन्सेप्ट है, पहले इंडियन टॉयलेट का था, अब आजकल हर जगह वेस्टर्न टॉयलेट है। व्हाट डू यू प्रेफर फॉर हमारी हड्डियों के लिए? तो बेसिकली अगेन तो इंडियन टॉयलेट डेफिनेटली जो स्क्वाटिंग डीप स्क्वाटिंग पोजीशन है, इट इज गुड फॉर मसल्स, मसल स्ट्रेंथनिंग, पेल्विक फ्लोर, टेंडोएक्लिस, बहुत सारी चीजों के लिए बेटर है वो। लेकिन उससे नीज पे जो लोड्स आते हैं, जितना वो नी के लिए ना बहुत एक्सट्रीम मूवमेंट है बेसिकली, आपका नी पूरा बेंड होके इट्स कंप्लीटली बेंड, सो बहुत ही एक्सट्रीम पोजीशन है, तो नी पे बहुत ज्यादा लोड्स आते हैं। वंस यू आर एजिंग, जब आप एज कर रहे हो, मान लो 50 ईयर ओल्ड हो गए हो, और रिस्क फैक्टर्स है, आपका नी थोड़ा घिसने लग गया है, अर्थराइटिक हो गया है, देन ये सारी चीजें आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। तो लोग स्टार्ट करते हैं कि मुझे सहारा लेना पड़ता है उठने के लिए। दैट इज वन ऑफ द अर्ली साइंस कि आपके या तो मसल्स वीक हो रही हैं, आपके घुटने में दिक्कत शुरू हो गई है, कि आपको सहारा लेना पड़ रहा है उठने के लिए। तो ये पोजीशंस उन लोगों के लिए अच्छी नहीं। ठीक है। तो इंडियन टॉयलेट, जैसे जैसे आप एज कर रहे हो, नी पेन स्टार्ट हो रही है, दिक्कत आ रही है, सहारा लेना पड़ रहा है, यू शुड ट्रांजिशन टू अ वेस्टर्न टॉयलेट अगर आपने घुटने को लंबा चलाना चाहिए। तो आपने कहा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ये सब दिक्कतें बढ़ने लगती हैं, तो क्या ये फिर हर इंसान में होगी ये प्रॉब्लम, जॉइंट पेन या बोन पेन से रिलेटेड, या हम ऐसी चीजें कुछ करके अभी से ही ठीक कर सकते हैं कि सो दैट कुछ समय के लिए हम बचा सके अपनी हड्डियों को? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आई फील, देखिए इट विल, ये ना एजिंग है, एजिंग अभी बहुत ज्यादा बातें लॉन्जेविटी के बारे में होती है, हम कितना लंबा जी सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट जिसके बारे में बात हो रही है वो है हेल्थ स्पैन। जैसे लाइफ स्पैन की बात होती थी कि आप कितना लंबा जीते हो, हम 100 साल जीते हैं, अब बात हो रही है हेल्थ स्पैन, आप कितने हेल्दी जीते हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी अच्छी है आप जीते 60 साल तक ही हो लेकिन आप हेल्दी जीते हो। तो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग मोर अबाउट राइट नाउ। तो एजिंग इज अ प्रॉब्लम, जैसे बाल सफेद होते हैं वैसे ही आपकी कार्टिलेज भी एज करती है जो जॉइंट के अंदर होती है। सो एजिंग से क्या हम बच सकते हैं, मुश्किल सवाल है, जवान नहीं हो सकते, लेकिन क्या हम हेल्दी रह सकते हैं? डेफिनेटली बाय स्मॉल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल जिसको हम बोलते हैं कि आप अच्छा खा रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप सनलाइट एक्सपोजर हो रहा है, इन चीजों से आप डेफिनेटली हेल्दियर रह सकते हो, हेल्थ स्पैन बढ़ा सकते हैं। तो जैसे आपने एक्सरसाइज की, डाइट की, लाइफस्टाइल की बात की, हाँ, आपने हमें डाइट में ये सारी चीजें बता दी कि क्या क्या शामिल करना है जो हमारी हड्डियों के लिए अच्छे होते हैं। एक्सरसाइज पर अगर हम फोकस करें तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस हैं जो सच में हमारे हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए अच्छे होते हैं, जो हमें हर दिन करने चाहिए सो दैट लंबे समय तक हमारी हड्डियां सलामत रहें? बिल्कुल, बेसिकली एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट है, आई थिंक बहुत सारा इंडियन कल्चर में वो कॉन्सेप्ट वॉकिंग से कंफ्यूज किया जाता है। हम ये बोलते हैं कि हम वॉक करते हैं, हम 10,000 स्टेप्स करते हैं। अगेन जो मैं आपको बोल रहा था कि लोडिंग, मूवमेंट और लोडिंग में डिफरेंस है। वॉकिंग इज मोर ऑफ मूवमेंट, लोडिंग अगेन इज, जो मैं आपको बता रहा था, सिंगल लेग हॉप्स, स्टेप डाउन, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, थोड़ी सी सीढ़ी चढ़ना, 4, 5, 6 सीढ़ी चढ़ जाना। जिनको नी पेन होता है हम उनको ही बोलते हैं कि आप 3, 4, 5 सीढ़ी चढ़ो, 2 से 2.5 किलोमीटर चलो, बिकॉज लोडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जॉइंट्स, आपके बोन्स को लोडिंग से ही समझ आता है कि करना क्या है, कहाँ हड्डी बनानी है। इसको वुल्स लॉ कहते हैं हम साइंटिफिक भाषा में। वुल्स लॉ के अकॉर्डिंग आपकी बोन वहां से स्ट्रांग हो जाती है जहाँ पे आप उसको लोड करते हो। ठीक है। तो लोडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्सरसाइजेज मुझे लगता है शुड बी डिवाइडेड इन अ फ्यू टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले तो लोडिंग एक्सरसाइजेज, तो अगर जैसे कुछ लोग वॉकिंग करते हैं, दे कैन ब्रिस्क वॉक, दे कैन जॉग एट द सेम स्पॉट, नॉट
कोई रनिंग नहीं, जॉगिंग इज गुड, दे कैन डू स्किपिंग, दे कैन डू हॉपिंग, ये सारी चीज़ें कर सकते हो, उनसे लोडिंग बढ़ती है। सेकेंड है बैलेंस। बैलेंस ट्रेनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपकी हड्डी स्ट्रांग है पर आप फिर भी बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हो, बिकॉज बैलेंस इज द नेक्स्ट इशू जो लोगों को आने लगता है, तो आप फॉल गिरोगे, अगर आप गिरोगे तो कुछ ना कुछ टूट सकता है, राइट। तो गिरना, बैलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगेन बैलेंस के लिए सिंगल लेग स्क्वाट्स आर वेरी वेरी गुड, उनसे बहुत बैलेंस ट्रेनिंग होती है। एजिलिटी ट्रेनिंग, डायरेक्शन चेंज, ये सब चीज़ें से बैलेंस ट्रेनिंग कराते हैं। थर्ड है कोर स्ट्रेंथनिंग। कोर स्ट्रेंथनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका पोस्चर, आपके स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम पूरा को आपका कोर बैलेंस करता है। सो फार्मर्स वॉक, बैक एक्सटेंशंस आर वेरी वेरी गुड फॉर दैट, प्लैंक्स आर वेरी गुड फॉर दैट। ये 3-4 चीजें करना रोज, एवरी डे, इफ समवन कैन डू 5 squats, take a few stairs, do a brisk walk for 5 minutes, things like that, very small things like that, अगर आप ऐड करेंगे रोजमर्रा में तो भी आपकी बोन हेल्थ ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बेटर रहेगी। बिल्कुल। अगेन एडिंग टू इट एडिक्वेट प्रोटीन और कैल्शियम, विटामिन। ठीक है, हम इस पर भी आते हैं। जैसे आपने हमें जो सारी चीजें बताई, इसमें कुछ लोग जिम जाते हैं तो वहां पर वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा हैवी वेट्स उठाते हैं, डेड लिफ्टिंग करते हैं, तो कई बार इससे उनकी हड्डियों पर बुरा इम्पैक्ट पड़ने लगता है। तो एक लिमिटेड मात्रा तो तय होगी ना कि हाँ, आप इसी सीमित चीज तक अपनी जो है हड्डियों पर प्रेशर डालें, इससे ज्यादा अगर आप करेंगे तो हो सकता है ये भी डैमेज करे। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए आप लोग ट्रेनर के साथ यूजुअली ट्रेन करते हैं, बिकॉज समवन हैज टू सुपरवाइज। अगर आपको दर्द हो रही है और आप एक्सरसाइज करे जा रहे हैं, दैट इज नॉट ग्रेट, आपको इंजरी हो जाएगी। अगेन बहुत लोग जिम में भी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी मसल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है पर बोन्स वीक होती है। तो बिकॉज दे आर नॉट एडिंग लोडिंग एक्सरसाइज, वो सिर्फ वेट्स कर रहे हैं, स्ट्रेन कर रहे हैं। स्पेशली मशीन्स पे जो हम वेट्स करते हैं, उनमें ऑलमोस्ट आपकी मसल पे कोई लोड ही नहीं जा रहा है, आपकी बोन पे कोई लोड नहीं जा रहा है, आपकी मसल बेसिकली ट्रेन हो रही है। सो बहुत सारे जिम गोअर्स में भी विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है, बहुत सारे जिम गोअर्स में भी बोन मास डेंसिटी कम होती है, तो इट इज अ फैक्ट। लेकिन बहुत सारे ट्रेनर्स ऐसे होते हैं ना जो पुश करते हैं आपको कि नहीं नहीं आप ज्यादा वेट्स उठाओ, ये करो, जिसकी वजह से फिर उनको इंजरी हो जाती है और वो परेशान हो जाते हैं। 100%। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ट्रेनर भी सही होना चाहिए, सो दैट दे नो कि किस सेंस में आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगर आपको पेन हो रही है, सो अगर आपको पेन है तो डेफिनेटली आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। आपको पेन पहले कम करेंगे तभी आपके जॉइंट्स और आपकी मसल्स काम करेंगे। परफेक्ट, तो बिल्कुल। उसके सिवाय यू कैन नॉट प्रोग्रेस। जिम की बात करते हैं तो बिना प्रोटीन के तो रहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिम गोइंग जो लोग जाते हैं उनके लिए आई थिंक एक स्टेपल फूड की तरह काम करता है प्रोटीन, और उसमें भी प्रोटीन पाउडर। स्पेशली ट्रेनर्स भी बहुत ज्यादा पुश करते हैं कि आप प्रोटीन पाउडर्स खाओ, आपकी मसल बनेगी। और मार्केट में इतने सारे प्रोटीन पाउडर्स अवेलेबल हैं, उसमें से कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। एक्सेसिव प्रोटीन पाउडर लेने की वजह से भी क्या हड्डियां डैमेज होती हैं? एक्सेसिव प्रोटीन से ज्यादा मुझे लगता है मिक्स्ड प्रोटीन से प्रॉब्लम होता है, अडल्ट्रेटेड प्रोटीन से प्रॉब्लम होती है, और अदर वेज ऑफ बिल्डिंग मसल जो लोग यूज करते हैं उनसे प्रॉब्लम होती है। स्टेरॉइड्स वगैरह लेने लगते हैं, स्टेरॉइड्स और ये सब चीजें, तो उनसे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वे प्रोटीन जो मेन प्रोटीन है जिसकी बात लोग करते हैं, वे प्रोटीन ओवरऑल इज अ वेरी सेफ एंड साइंटिफिकली रिसर्च्ड काइंड ऑफ अ प्रोटीन। उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है, पर ओवर कंजम्पशन डेफिनेटली कैन बी एन इशू। सो पर मोर द प्रॉब्लम इज मोर फ्रॉम द अडल्ट्रेटेड प्रोटीन्स का पॉइंट ऑफ व्यू। राइट। अच्छा, हमारे पास ना कुछ लिस्ट ऑफ सिम्टम्स है, आप प्लीज बताइएगा कि क्या ये हड्डियों से जुड़ी प्रॉब्लम के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं, तो जो ऑडियंस है हमारी उस पर ध्यान दे। कोई एक इंसान है, रोज सुबह उठता है, लेकिन सुबह उठते ही कम से कम 1-2 घंटे तक उसकी बॉडी में जकड़न अकड़न फील होती है, ऐसा लगता है कि किसी ने टाइटली उनको पकड़ा हुआ है। तो क्या एक शुरुआती लक्षण हो सकते हैं? डेफिनेटली मॉर्निंग स्टिफनेस कहते हैं हम इसको। सुबह जब आप उठते हैं और आपको अगले 30 से 35 मिनट तक बॉडी जकड़ी हुई लगती है, टाइट लगती है। जब तक आप ब्रश करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, नहाते धोते हैं, तब तक बॉडी थोड़ी सी खुल जाती है, वार्म हो जाती है, एंड यू फील कि पूरा दिन बेटर था, पर सुबह मुझे मॉर्निंग स्टिफनेस थी। इट इज अ रेड फ्लैग, इट इज अ साइन कि आपको डेफिनेटली एक स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, बिकॉज बहुत सारी जो गठिया की दिक्कतें होती हैं, जिनको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इन सब में एक सिग्निफिकेंट सिम्टम मॉर्निंग स्टिफनेस होता है। तो मॉर्निंग स्टिफनेस अगर किसी को भी शुरू हो रहा है किसी भी एज में, दे शुड डेफिनेटली सी अ डॉक्टर।
ठीक है। हड्डियां चटकाते हैं लोग खुद से ही, जैसे कि उंगलियां चटकाने लगे या हड्डियां ऐसे करने लगे या गर्दन चटकाने लगे, इससे कई बार उनको इंजरी हो जाती है। तो ये हड्डियां चटकाने से जो आवाज आती है, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये सही है और क्या ये हेल्दी प्रैक्टिस है कि लोग सुबह उठ करके रोज अपनी हड्डियां चटका देते हैं? एक तो आवाज आना इज नॉर्मल, हम्म, आवाज इज नॉट द प्रॉब्लम। अगर आवाज के साथ पेन हो रही है दैट इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम। ठीक है। खुद चटकाना एवरी डे इज नॉट अ ग्रेट आइडिया। हम्म। मतलब यूजुअली ये चीजें इस काम के लिए नहीं बनी है, ठीक तो है। इनको इस काम के लिए इस्तेमाल हमें हम्म। बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। वंस इन अ वाइल लोग कर रहे हैं तो ठीक है, बट हाँ, नॉट अ ग्रेट आइडिया। ओके। इसके अलावा अगर कोई इंसान है डेली जो है वो 10,000 स्टेप्स पूरे कर रहा है, 3-4 किलोमीटर चल रहा है, बट एक टाइम के बाद उनसे जो है वो कुछ स्टेप्स भी नहीं चले जा रहे, 2-3 सीढ़ियां भी नहीं चढ़ी जा रही है, तो क्या ये एक साइन हो सकता है हड्डियों से प्रॉब्लम का? डेफिनेटली अगर आपका वॉकिंग डिस्टेंस कम हो रहा है हम्म, तो वो एक साइन है कि या तो बैलेंस में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, या नीज में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, या लो बैक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, जिसकी वजह से आपका वॉकिंग डिस्टेंस ही कम हो गया। कम हो गया। तो अगर आपका वॉकिंग डिस्टेंस कम हो गया है, आप एक टाइम पे एक सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे हो, जो ऑफन एज के साथ होता है लोगों के साथ, तो दोज आर साइंस कि आपको डेफिनेटली स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। इट कैन बी बहुत बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, नी, हिप, बैलेंस, मसल लॉस, विटामिन डी डेफिशिएंसी। तो एक बार वो इवैल्यूएट इन पेशेंट्स को करना चाहिए। करना चाहिए। अच्छा, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनका पोस्चर धीरे-धीरे ऐसे होने लगता है। स्टूप होने लगता है। हाँ, झुकने लगते हैं वो बहुत हम्म। ज़्यादा, तो ये भी एक साइन है? बिल्कुल। तो क्राउच पोस्चर या स्टूपिंग ऑफ पोस्चर एक डेफिनेट साइन है कि आपकी वर्टिब्रल कॉलम, जो आपकी स्पाइन की हड्डियां हैं, वो कमजोर हो रही हैं। उस वजह से वो थोड़ी सी अपने वजन से पिचकने लग गई हैं। हाँ, सो इट इज अ साइन ऑफ दैट। बहुत ऐसे पेशेंट्स को बहुत बारी थोड़ा सा हाइट लॉस हो जाता है, हाँ, हाँ, इनकी हाइट थोड़ी सी कम कम हो हो जाती है जाती एज के है। साथ। दैट इज अ साइन कि आपकी वर्टिब्रल कॉलम की हड्डियां थोड़ी सी पिचक रही हैं। हुँ, अपने वजन से वो इतनी कमजोर हो गई हैं कि अपने वजन से पिचक रही हैं। तो ये बहुत ही बड़ा एक रेड फ्लैग होता है कि इन पेशेंट्स को हमें हिप फ्रैक्चर से बचाना है। क्योंकि हाइट कम होना या स्टूप पोस्चर की वजह से दर्द होती है, राइट, लेकिन हिप फ्रैक्चर अगर हो जाए तो ऑपरेशन करना पड़ता है। सो वी पड़ता है। हैव टू, इन पेशेंट्स को हमें बचाना बहुत जरूरी है हिप फ्रैक्चर से। तो ये बहुत ही रेड फ्लैग साइंस होते हैं, स्टूप्ड पोस्चर एंड लॉस ऑफ हाइट। बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे आते हैं कि जिनकी हाइट कम हो गई है, और डेफिनेटली, कुछ लोगों के ऐसे होते हैं ना कि दोनों पैर भी बराबर नहीं होते। बिल्कुल एक पैर बिल्कुल लंबा और एक बिल्कुल पैर छोटा पड़ जाता है। बिल्कुल तो ये बिल्कुल भी एक होता है। साइन है? ये साइन हो सकता है, और अब ये बहुत सारी वजहों से हो सकता है। एक, कई बार ये हिप अर्थराइटिस, हिप जब खराब होता है हुँ, तो एक पैर छोटा बड़ा हो जाता है, अच्छा। तो बहुत लोग फिर लंगड़ा के चलते हुँ, हुँ, हुँ। हैं। दैट इज वन प्रॉब्लम। कई बार नी प्रॉब्लम्स में भी हो जाता है कि एक घुटना घिस गया, एक नहीं घिसा, हुँ, तो लोगों की चाल एक तरीके से टेढ़ी हो जाती है। डक तो वॉक कहते हैं शायद डक उसको, वॉक, हाँ, हाँ, बतख की तरह चलते हैं वैसे लोग। चलते हाँ, लोग। क्योंकि दर्द इतना होता है और इनकी टांगे थोड़ी बो हो जाती हैं, बो हुँ, लेग्स हो जाती हैं इनको, तो इनका जो वेट है इनको शिफ्ट करना पड़ता है हर बारी जब ये चलते हैं, तो ये थोड़ी बतख की तरह चाल हो ठीक है। जाती है। तो बोन लॉस जो है उसको क्या हम रिवर्स कर सकते हैं? सो आई देखिए, माइल्ड से मॉडरेट बोन लॉस जो है, जो जिसको ऑस्टियोपिनिया कहते हैं, हुँ, जो बहुत कॉमन है आजकल के ज़माने में, इवन यंग लोगों में, हुँ, डेफिनेटली वो रिवर्सेबल है विद लाइफस्टाइल। ठीक है। वो रिवर्सेबल है विद एडिक्वेट एक्सरसाइज, हुँ, लोडिंग एज वेल एज मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हुँ, प्रोटीन, विटामिन डी डेफिशिएंसी, ओवरऑल इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली रिवर्सेबल है। हुँ, बट अगर आप सिवियर बोन लॉस की बात करें, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस में हमें इवैल्यूएट करना पड़ता है कि वन, ये हो क्यों रहा है। ठीक है। मोस्टली वो पोस्ट मेनोपॉजल विमेन में होता है, तो दैट इज अ नेचुरल फिनोमेना। हुँ, प्लस ऑस्टियोपोरोसिस में देयर आर लॉट ऑफ हार्मोन्स दैट वी कैन यूज, वी हैव टू, हमें और तरह के मेडिकेशंस यूज करनी पड़ती हैं इफ यू वांट टू ट्रीट ऑस्टियोपोरोसिस। हुँ। बट माइल्ड टू मॉडरेट बोन लॉस तो कंप्लीटली लाइफस्टाइल से रिवर्सिबल है। डॉक्टर, इसमें ना कुछ चीज़ें ऐसी कही जाती हैं कि जो आपके बोन लॉस को प्रमोट करती हैं। हम्म, जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते हैं, कोल्ड हम्म, ड्रिंक पीते हैं हम्म, या शराब पीते हैं, हम्म, तो इससे आपकी हड्डियाँ, लेमन टर्म में कहा जाता है कि गलने लगती हैं। हम्म। इस बात में है सच्चाई? बिल्कुल, अगर आप ओवर यूज करें इनमें हुँ, से कोई भी चीज़, तो फॉर एग्जांपल कैफीन नेचुरली आपका यूरिन में कैल्शियम एक्सक्रीशन बढ़ाती है। बढ़ाती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कैफीन इनटेक करेंगे मल्टीपल तरीकों से, कॉफ़ी, चाय, कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह। कोल्ड ड्रिंक, तो इट इज़ अ प्रॉब्लम। हुँ, नॉर्मल ओकेजनल यूज़ में कोई दिक्कत एज सच नहीं है। सेकंड चीज़, कोला में एक और चीज़ है, फास्फोरिक एसिड इम्बैलेंस करती है, जिसकी वजह से थोड़ा कैल्शियम लॉस और ज़्यादा बढ़ बढ़ जाता है। तो जाता है। इट इज़ अ प्रॉब्लम अगर अगर ओवर यूज़, एक्सेसिव यूज़ हो रहा है। जी, तो इन सब चीज़ों को जितना कट डाउन कर सके डेफिनेटली उतना बेटर है। डेफिनेटली तो डेफिनेटली। अगर हम चाहते हैं कि हमें आगे चल करके ओस्टोपीनिया, ओस्टोपोरोसिस, आर्थराइटिस या हम्म, बोन लॉस जो है, हम्म, इस तरीके की दिक्कत ना हो, कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो हम करा सकते हैं साल में 1 बार या 2 साल में 1 बार, हम्म, सो दैट हमें आइडिया लगा रहे कि हाँ, हमारी हड्डियाँ सही हैं या नहीं हैं? हम्म।
तो सबसे पहले तो बॉडी बहुत सटल साइंस देती है कि आपको बोन लॉस या फिर मसल लॉस हो रहा है। हो रहा दोनों चीज़ें प्रॉब्लमैटिक हैं। ठीक अगर है। आपको मसल लॉस हो रहा है तो आपको बैलेंस खराब होता है। हम्म, बैलेंस खराब होता है तो आप गिरोगे और फ्रैक्चर होने का रिस्क है। ठीक है। दूसरी चीज़ है बोन लॉस। तो जैसे ग्रिप स्ट्रेंथ एक चीज़ है। जब आप हैंडशेक करते हो तो आपका हैंडशेक कितना स्ट्रांग है, ओके। दैट इज अर्ली साइन कि आपको मसल लॉस हो रहा है या बोन लॉस हो रहा है। सेकंड चीज़ हो गई कि आप हैंग कितना कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जो लटकते हैं लोग लटक जो। कितना सकते हो आप। अगर 30 सेकंड 40 सेकंड नहीं लटक सकते आप, इसका मतलब आपको ग्रिप स्ट्रेंथ कमजोर हो रही है। सिमिलरली सिटिंग एंड स्टैंडिंग फ्रॉम चेयर, आप कुर्सी से बैठ के बिना सहारे के उठ सकते हो या नहीं उठ सकते। अगर आप 5 बार नहीं उठ पा रहे हो 30 सेकंड के अंदर, देन दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम कि आपका बैलेंस खराब हो रहा है। फिर लो बैक पेन, रिकरेंट लो बैक पेन हो रहा है आपको, कॉन्स्टेंटली विटामिन डी बहुत लो आ रहा है आपका, ये सब चीजें डेफिनेटली अर्ली साइंस है कि देयर कैन बी अ प्रॉब्लम। डेक्सा स्कैन क्या होता है, फिर इसको कैसे कराना तो चाहिए? अब हम बात करते हैं कुछ एक हाई रिस्क ग्रुप है। हाँ। जो पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो हमें ये पता होता है कि पेशेंट हाई रिस्क है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, तो वी नीड टू सी व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड, अंदर राइट। क्या हो रहा है हमें देखना है एक बार। तो इसमें सबसे पहले विमेन अबव 65 ईयर्स ऑफ एज, मैन अबव 70 ईयर्स ऑफ एज, कोई हिस्ट्री ऑफ स्टेरॉइड यूज, हाइपोथायराइडिज्म, जो चीजें ऑस्टियोपोरोसिस को थोड़ा बढ़ाती हैं, और किसी की हिस्टेक्टमी अगर हुई है, उनका बच्चेदानी की सर्जरी हुई है जिसकी वजह से उनको अर्ली मेनोपॉज हो गया, इन अ वे इट इज मेनोपॉज, तो अर्ली मेनोपॉज हो गया है। तो इन पेशेंट्स में हम एक बार बीएमडी टेस्टिंग या डेक्सा स्कैन कराते हैं। तो ये इसको बोन मिनरल डेंसिटी कहते हैं। इसमें आप कुछ रेस डालते हो बोन के थ्रू। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डी खोखली हो जाती है, उसका आर्किटेक्चर चेंज हो जाता है। अच्छा। तो ये रेज ज्यादा पास करती हैं और उस तरफ बोन आपको रेज ज्यादा रिसीव होती हैं, एंड इसके हिसाब से हम ये आइडिया लगाते हैं कितनी खोखली हुई है हड्डी। अगर इसमें आपकी स्कोरिंग -2.5 से नीचे है तो उसे ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस अगर -2.5 के ऊपर है दैट इज ऑस्टियोपीनिया। तो हमें बोन मिनरल डेंसिटी या डेक्सा स्कैन से ये ग्रेडिंग मिल जाती है कि पेशेंट कहाँ पे है, कि हमें कितना सीरियसली एक्ट करना है इन हाई रिस्क ग्रुप्स। सो हाई रिस्क ग्रुप्स में बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स है, वार्निंग साइंस हम चाहते हैं कि आप एक बार जरूर बताएं हमारी ऑडियंस को कि हमारी हड्डियां खोखली तो नहीं हो रही है, गल तो नहीं रही हैं, सो दैट उनके दिमाग में हमेशा रहे कि हाँ मुझे अगर ये लक्षण दिखाई दे रहे तो तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए। बिल्कुल। सो मुझे लगता है सबसे पहला लक्षण है ट्रिवियल फॉल से इंजरी होना, मतलब कि आप बैठे चेयर से गिरे और आपकी हड्डी टूट गई, तुरंत फ्रैक्चर हो जाए। हाँ, ऐसा होता है बहुत लोगों को, एंड दैट वो एक साइन है कि आपको अपनी बोन हेल्थ को सिग्निफिकेंटली देखना चाहिए। ठीक है। सेकेंड है कांस्टेंट लो बैक पेन, कि आपको लो बैक पेन रह रही है, जा ही नहीं रही, मोर देन 6 to 8 months। अगर आपको 6 से 8 महीने से ज्यादा लो बैक पेन चल रही है तो आपकी एक बार हड्डी की स्ट्रेंथ को देखना चाहिए। ठीक है। थोड़ी यंगर उम्र में बच्चों में नॉक नीज जो एक प्रॉब्लम होती है, मतलब टांगे टेढ़ी हो जाना। अच्छा। जो बच्चों की टांगे टेढ़ी हो जाती है, दैट इज वेरी अर्ली साइन ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी। तो उस टाइम पे उसको ट्रीट कराना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली इंजरीज, बार बार रिकरेंट इंजरी होना, टेंडन इंजरी हो जाना, हील पेन होना, मतलब जो आपके मांसपेशियां हैं उनमें भी थोड़े थोड़े इंजरी बार बार होते रहना इज अ साइन की विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है, लो बोन मास हो सकता है। तो ये सारी चीजें रेड फ्लैग्स। ठीक है, ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। और हम ये भी चाहते हैं कि आप हमारी ऑडियंस को जरूर बताएं कि हम हड्डियों को सलामत रखने के लिए क्या करें, क्या ऐसे प्रिवेंशन टिप्स जो है अपने लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सो दैट जो हमारी हड्डियां हैं वो स्ट्रांग रहेंगी, जॉइंट पेन नहीं होगा, बोन लॉस नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो आई थिंक सबसे पहली चीज तो डाइट ही है। डाइट में प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट में एडिक्वेट कैल्शियम, विटामिन डी फ्रॉम द डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कैल्शियम भी आपको डाइट से ही मिल रहा है, आप गोली नहीं खा रहे हो, सप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, डाइट में सफिशिएंट कैल्शियम। दूसरी चीज एक्सरसाइज एवरी डे, जैसे हमने बात करी कि चाहे 5 स्क्वाट्स करें, चाहे 5 सीढ़ी चढ़ें, चाहे 2 किलोमीटर चलें, बट इम्पॉर्टेंट है वो एवरी डे करना। एक्सरसाइज लोडिंग एज वेल एज, अगर ट्रेनिंग कर सकते हैं, वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं तो वेट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज रेस्ट, स्लीप, रिकवरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। विद एज आपके बॉडी को ज़्यादा टाइम चाहिए होता है रिकवरी के लिए, ज़्यादा रेस्ट चाहिए होती है रिकवरी के लिए। अगर आप नहीं देंगे तो आपको बार बार इंजरीज होगी, आपको बार बार पेन होगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। एंड चौथी चीज़ है डेफिनेटली सनलाइट एक्सपोजर या नेचर का कुछ एक्सपोजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 3-4 चीज़ें अगर आप एवरीडे लाइफ में ऐड करेंगे तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा इन द लॉन्गर रन। एंड एट द सेम टाइम अवॉइडिंग सम थिंग्स जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग, कोलाज, कैफीन जो हमने बात करी, जितना अवॉइड करें उतना बेटर।
करेक्ट है। तो ये अगर 3-4 चीजें छोटी छोटी सिंपल सी चीजें हैं, अगर हम अपनी आदत ही बना लेते हैं तो बहुत हद तक अपनी बिल्कुल, हड्डियों को जो है बिल्कुल, सलामत रख सकते हैं। 100%, तो 100%। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। आपने हमें बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो है शेयर की हड्डियों से रिलेटेड। आई एम श्योर आपके जरिए हमारी ऑडियंस तक बहुत सही इन्फॉर्मेशन पहुंची होंगी और वो ये सारी चीजें लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट करके अपनी हड्डियों को सलामत रखने की कोशिश करेंगे। एंड आई होप यू एंजॉयड द सेशन। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। इट वाज बहुत अच्छा था ये सेशन एंड आई होप लोग और अवेयर होंगे अपनी बोन हेल्थ के बारे में। बिल्कुल, एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ऑडियंस, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। आई एम श्योर इसके जरिए आपको मदद जरूर मिली होगी, लेकिन अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल रह गए हो तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए ही उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए एनबीटी लाइफ।